हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभरावत। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे हैं, जितने भी स्टूडेंट बिहार बिजली विभाग के लिए फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, आज आपका 1 अप्रैल है और आज से आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। 30 अप्रैल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 30 मई तक 30 अप्रैल तक आप अप्लाई करेंगे और आपका मई के लास्ट में, जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। आज फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, फिर एग्ज़ाम में आप लग जाइए तैयारी करने के लिए, क्योंकि 100 मार्क्स के आपके पेपर होंगे और टोटल 50 मार्क्स आपके कॉमर्स के आने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन था, काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर जेड नॉर्मलाइजेशन स्कोर मेथड क्या है जो आपके सिलेक्शन प्रोसेस में अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, आपके सिलेक्शन में इस नॉर्मलाइजेशन का यूज़ किया जा रहा है। मतलब अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, सीबीटी देते हैं, तो आपका जो मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स रेडी किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, या आपका जितना भी आप मार्क्स गेन कर रहे हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन का यूज़ किया जाएगा। और वो भी कौन सा नॉर्मलाइजेशन? जेड नॉर्मलाइजेशन स्कोर मेथड यूज़ किया जा रहा है। जैसे आप लोगों ने रेलवे के एग्ज़ाम में देखा होगा, एनटीपीसी का जो पिछली बार आया था, उसमें नॉर्मलाइजेशन स्कोर, देखिए आपका रॉ मार्क्स आपका अलग रहता था। जैसे किसी का रॉ मार्क्स 60 है तो उसका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो रहता था वो टोटल पहुंच जाता था, किसी का 90-80 पहुंच जाता था, किसी का 90 पहुंच जाता था। ठीक है, किसी का 60 है तो किसी का बस 65 रहता था। ठीक है, किसी का 60 नंबर है रॉ स्कोर तो उसका नॉर्मलाइजेशन में किसी का बढ़ता था, किसी का नहीं बढ़ता था। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते थे सभी स्टूडेंट के कि मेरे भी रॉ मार्क्स इतने हैं लेकिन मेरा नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्यों नहीं बढ़ा। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है इसको मैं कंप्लीट आज आपको क्लास में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये आपके भी एग्ज़ाम में अप्लाई किया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए यहाँ पे अगर हम मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि सीबीटी विल बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट्स हु सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किए हैं, ठीक है, या करेंगे, उन सब का सीबीटी एग्ज़ाम होगा। मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है। क्लियर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि इफ़ सीबीटी इज़ कंडक्टेड, अगर आपका सीबीटी एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद ये मल्टीपल बैचेस में होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा फिर उसके बाद आपका एक ही दिन में सभी का ले लिया जाएगा। इन्होंने कह रखा है कि मल्टीपल बैच में, मतलब एक ही दिन आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। किसी का मतलब मई के लास्ट से जून के फर्स्ट वीक में होना है तो किसी का 25 मई को है, किसी का 26 मई को है, किसी का 27 मई को, ऐसे एग्ज़ाम रहेगा सभी का। ठीक है, मल्टीपल बैच में। और आपका जो आंसर सीट है विल बी इवेलुएटेड जेड नॉर्मलाइज स्कोर मैथड। आपका जो आंसर सीट रहेगा उसको जो इवेलुएट किया जाएगा उसे जेड नॉर्मलाइज स्कोर मैथड के आधार पर उसको इवेलुएट किया जाएगा। मतलब जो आंसर की आपकी चेक किया जाएगा, ठीक है, वो उसमें नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपका पूरी तरीके से अप्लाई किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन स्कोर मेथड उसमें अप्लाई आपका किया जाएगा। क्लियर। अब ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर मेथड होता क्या है इसको ज़रा ध्यान से समझिए। देखिए, बात करें आपका जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन मेथड आपका होता क्या है जो आपके एग्ज़ाम में है, ठीक है, आपकी वैकेंसी में है। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन आपका है, यहाँ पे लिखा हुआ आर्टिकल में, द नॉर्मलाइजेशन इज टू बी डन बाई कंसिडरिंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ ईच सेट। आपका जितना भी सेट्स है, मतलब आपका हिंदी भी आने वाला है, जीएस भी आने वाला है, कंप्यूटर भी आने वाला है, कॉमर्स भी रहने वाला है, तो ईच सेट का आपका रीजनिंग भी आपका आने वाला है। तो ये सब हिंदी इंग्लिश जितने भी आपके पेपर आएंगे सभी सेट्स का डिफिकल्टी लेवल चेक किया जाएगा। ठीक है, कि कौन सा सेट, मतलब हिंदी का पेपर अगर डिफिकल्ट है या जीएस का पेपर डिफिकल्ट है, कंप्यूटर का डिफिकल्ट है, उसी आधार पे, ठीक है, सिंस द क्वेश्चन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट सेट्स एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ पार्टिकुलर सेट्स मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर सेट्स। मतलब इसको ज़रा ध्यान से देखिए। जैसे सभी सेट्स वहाँ पे चेक किए जाएंगे। अगर मान लेते हैं कि एक मोटे तौर पे कि हिंदी का सेट जो है, हिंदी का जो पेपर है वो काफ़ी डिफिकल्ट आ गया, ठीक है, कॉमर्स मान लेते हैं इजी आ गया, बाकी अदर सब जितने भी सेक्शन है वो डिफिकल्ट आपके हो गए। ठीक है, तो उसी बेस पे, और ये आपके मल्टीपल बैचेस में आपके एग्जाम होंगे। मतलब एक आज है, मान लेते हैं 25 मई, 26 मई, 27 मई, तो ईच मतलब पर डे का जो देखा जाएगा एग्ज़ाम का लेवल, किस दिन किस एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी डिफिकल्ट है, किस दिन एग्ज़ाम काफ़ी इजी हुआ था, किस दिन एग्ज़ाम काफ़ी डिफिकल्ट हुआ था, उसी आधार पे आपका जेड नॉर्मलाइजेशन स्कोर मेथड आपका अप्लाई किया जाएगा। समझ में आया आपको। जैसे बहुत बार होता है कि आज आप लोगों ने देखा होगा कि आज का पेपर जो था काफ़ी इजी था और कल का पेपर जीएस का बहुत हार्ड था, तो उसमें जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन मेथड आपका यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे कि प्रत्येक सेट के कठिनाई स्तर पर विचार किया जाएगा। मतलब अगर मान लेते हैं हिंदी जीएस अगर कठिन आ रहा है तो उस पर विचार किया जाएगा, क्योंकि विभिन्न सेटों में प्रश्न भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आज जो पेपर हुआ है कल अलग डिफरेंट लेवल का पेपर होगा, ठीक है, और सभी सेट के कठिनाई स्तर और सेटों से भिन्न भी हो सकता है। जाहिर सी बात है, आज अगर ईजी है तो कल पेपर डिफिकल्ट हो सकता है।
सकता है, परसों पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का हो सकता है। तो इस आधार पे चेक किया जाएगा, फिर उसके बाद आपका जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज़ किया जाएगा। उसमें क्या होता है, कुछ स्टूडेंट के मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, कुछ जिनका एग्ज़ाम का लेवल ईजी रहेगा उनका मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होगा, और जिनका मान लेते हैं कि मार्क्स जिनके मतलब पेपर का लेवल जिनका हार्ड था उनके मार्क्स ऑटोमेटिक थोड़े बहुत तो इंक्रीज़ हो ही सकते हैं। आप लोगों ने रेलवे के पेपर में देखा ही होगा। या इस पेपर का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो आपका इतना इतना दिया गया है, 36 34 ये दिया गया है। बाकी इससे आपको कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको मेरिट में अगर बनना है तो आपको अच्छे से अच्छा पेपर आपको देना पड़ेगा। क्लियर। फिर यहाँ पे कह रहा है कि जो आप कैंडिडेट बुलाए जाएंगे आफ्टर डीवी सीबीटी एग्जाम के बाद जो डीवी आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो 1:1 के रेशियो में बुलाया जाएगा। मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम हो जाता है, क्योंकि एक ही एग्जाम है, देन उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये नहीं है कि 2 गुना 3 गुना लोगों को बुलाएंगे, सीधा सीधा 1:1 के रेशियो में सभी स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। अगर 300 सीट्स आपका है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का, तो 300 ही बच्चे बुलाए जाएंगे, ये इन्होंने कह रखा है। ये काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि 2 से 3 गुना 15 गुना बुला के कोई फ़ायदा नहीं है, फिर किस बेस पे सभी स्टूडेंट को छांटेंगे। यहाँ कह रहा है कि द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी आपकी एक अलग मेरिट बनेगी, उसी आधार पे आपका ये तय किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। और आपका जो डेमो है, मॉक टेस्ट है सीबीटी के लिए, वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, कंपनी की वेबसाइट पे ये वेबसाइट है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और सिलेबस भी आपका अटैच किया गया है इसके पेपर के नीचे भी, मतलब नोटिफिकेशन में तो सिलेबस ऐड किया गया है, बाकी वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये काफ़ी स्टूडेंट के डाउट थे, जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन मेथड क्या होता है, लगभग मैंने क्लियर कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब पेपर का लेवल देखा जाता है, ठीक है, कि कौन से सेट किस लेवल का, मतलब हिंदी जीएस कौन सा डिफ़िकल्ट था कौन सा इजी था, उसी आधार पे सभी सेट्स का अलग अलग कट ऑफ बनेगा। क्लियर। या तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आप फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं या फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, अगर आपको कॉमर्स एग्जाम की तैयारी करनी है तो बैच की सारी क्लासेस पूरी तरीके से चल रही हैं 20 मार्च से। आप जल्दी से जल्दी कॉमर्स बैच को ज्वाइन कर लीजिए। डेली बेसिस पे क्लासेस चलती है, थियरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू, सभी क्लासेस पे विशेष फोकस किया जा रहा है। ठीक है, कंप्लीट कॉमर्स क्लास है 50 मार्क्स का। ओके। या